मैं डॉक्टर सावित्री चौधरी भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और लगातार आप हमसे जुड़े रहे हैं। हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके शिक्षण कार्य को निर्विघ्न आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लगातार अपने शिक्षण कार्य से जुड़े रहें और आप अपने घर पे बैठे बैठे भी अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब जो आंतरिक मूल्यांकन पद्धति है, उस कार्यक्रम को आप पूरा कर लें। चलिए, इसी क्रम को और इसी कार्यक्रम को हम इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे आज क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों के बारे में, जो आपको डायरी में लिखना है। समस्या कथन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के कुल कितने चरण होते हैं। तो देखो, ऐसा निश्चित नहीं है, हम समस्या कथन के आधार पर ले लेते हैं, लेकिन मूलभूत कितने चरण होते हैं तो हम 5-6 चरणों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समस्या के चयन की। पूरा हम इसे बोलते हैं समस्या का चयन करना, उसको परिभाषित करना और उसका सीमांकन करना। अब देखिए, समस्या, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नित्य प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं आती, आसपास भी रहती है, हम ग्रसित भी रहते हैं समस्याओं से, लेकिन ना तो हम उसके प्रति चेतन होते हैं, ना हम उसके प्रति जागृत होते हैं और ना हम कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख पाते हैं समस्याओं के बारे में। तो आप देखेंगे, जब हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं और समस्या के चयन की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी समस्या का हम चयन कर रहे हैं, जिसे परिभाषित कर रहे हैं, वो वाइड नहीं होनी चाहिए, विस्तृत नहीं होनी चाहिए। जब हम उसका चयन कर लेंगे तो हम उसे कैसे सीमांकित करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, उस पर बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि गृह कार्य न करके लाने वाला बच्चा या गृह कार्य को अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने समस्या कथन लिया कि गृह कार्य को अत्यधिक उपयोगी बनाना या उसको बहुत अधिक प्रभावी बनाना, आकर्षक ढंग से करके लेकर आ जाए, इस तरह की कोई एक समस्या है। अब समस्या बहुत वाइड है, लेकिन जब हम इसे परिभाषित करेंगे तो इसके क्षेत्र हम निश्चित कर देंगे। कैसे क्षेत्र निश्चित करेंगे? देखिए, गृह कार्य न करके लाना तो एक बहुत वाइड समस्या। अब हमने कह दिया कि 6ठी, 7वीं या 8वीं, जो भी आपको समझ में आ जाए, जो आपको उपलब्ध हो, उसके अनुसार हमने लिया कि कक्षा 6 के विद्यार्थी के गृह कार्य को अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं। तो वाइड हो गया, जो वाइड प्लेटफॉर्म था हमारा, अब वो थोड़ा सा सिमट गया कि हमने अपने आप को, अपनी परिभाषा को, अपनी जो समस्या कथन था उसको इस परिभाषा में सीमित कर लिया कि हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों को गृह कार्य को उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे, अब कक्षा 6 में तो बहुत सारे विषय चलते हैं, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, अब बहुत सारे विषय चलते हैं। तो अब इन विषयों का क्या करेंगे? तो हमने विषयों में से भी चयन कर लिया कि गणित विषय का, अंग्रेजी विषय का या विज्ञान विषय के गृह कार्य को अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा रहा है। तो देखो, परिभाषा को जब मैंने सीमित किया, तो अब जब कैसे करा, देखो, मैंने बांट लिया कि मेरा जो स्कूल है, मैंने जिस स्कूल का चयन किया है, जिन विद्यार्थियों का चयन किया है, वो सरकारी स्कूल के होंगे, गैर सरकारी स्कूल के होंगे, निजी स्कूल के होंगे, मॉडल विद्यालयों के होंगे, किसके होंगे। तो यहाँ पर मेरा एक क्षेत्र स्थापित हो गया। फिर दूसरा देखेंगे, मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे कक्षा 6ठी या 7वीं के विद्यार्थियों का ही चयन करना है। फिर मैंने इसके बाद ये निर्धारित किया विषयों को कि इन विषय में से मुझे सिर्फ गणित और इंग्लिश के विषय ही लेने हैं। इस तरह से हमने समस्या को, सबसे पहले समस्या का चयन किया, फिर उसे परिभाषित किया, फिर उसका सीमांकन किया। सीमांकन करने का मतलब है कि उसके जो प्रारूप थे, उसका जो वाइड प्लेटफॉर्म था, उसको हमने सीमित कैसे किया, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत बनाने के लिए, शिक्षा को गुणात्मक दृष्टिकोण से अच्छा बनाने के लिए किया गया अनुसंधान होता है। और मूलभूत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में ये एक अंतर होता है। ये कुछ कम समय अवधि के लिए होता है। स्थानीय समस्याएं, कक्ष की, विद्यालय की, शिक्षा की 4 दीवारों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, संगठन से, प्रशासन से, विषय से, अध्यापक से, नवाचार से, शिक्षण विधियों से, आदि से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं, उनका निवारण करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हम शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि कक्षा में
जो विद्यार्थी होते हैं वो लंच टाइम से पहले तो पूरी संख्या में होते हैं और लंच टाइम के बाद चले जाते हैं, या विशेष कालांशों में छात्रों की जो उपस्थिति होती है वो घट जाती है। तो यहाँ भी देखना है, उसे सामान्य क्षेत्र भी देखना है, उसका विशिष्ट क्षेत्र भी देखना है। इस तरह से देखिए हमने सबसे पहले बात की है क्रियात्मक अनुसंधान के सबसे पहले चरण की, सबसे पहले सोपान की, और पहला सोपान है आपका समस्या का चयन। मैं आपको लेके चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर। अब हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि किस तरह से ये कार्य हुआ है। समस्या की पहचान, हमने सबसे पहले समस्या को पहचाना, फिर उसका चयन किया, फिर उसको सीमांकित कर दिया। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं, समस्या के कारणों का विश्लेषण, कि समस्या के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो कारणों में आप देखेंगे कि समस्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भौगोलिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। हम क्या करते हैं, इस स्टेप पर आकर जब क्रियात्मक अनुसंधान के लिए हमने समस्या का चयन कर लिया है, तो हम देखेंगे हम अपना एक लक्ष्य या अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके लिए हम अपनी कार्यप्रणाली को भी तय कर लेते हैं। हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उद्देश्य निर्धारित कर लिया, कार्यप्रणाली निश्चित कर ली, और इस दृष्टि से अनुसंधान को एक दिशा देते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कम समय में हमने जो समस्या ली है उसका समाधान हमें प्राप्त हो जाए और हम शिक्षा को जो गुणात्मक स्तर तक लेना चाहते हैं, या जो हमारे सामने विद्यालय में या कक्षा में जो समस्या थी उसका हमारे को कोई व्यवहारिक समाधान मिल जाए, और व्यवहारिक समाधान का प्रयोग करके हम उस समस्या से निजात पा लें, हमारे को उसका हल मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। क्रियात्मक परिकल्पना के निर्माण में आप देखेंगे कि क्रियात्मक परिकल्पना हमेशा क्रियात्मक अनुसंधान में, क्योंकि समस्या को हमने सीमित कर दिया है तो एक ही परिकल्पना बनेगी। एक परिकल्पना हमने बनाई है और परिकल्पना भी बिल्कुल क्रियात्मक होगी, व्यवहारिक परिकल्पना होगी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हम सैम्पलिंग नहीं लेते हैं यहाँ पर। मूलभूत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में ये भी अंतर होता है कि वहाँ जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को निर्धारित किया जाता है और उसमें से सैम्पलिंग चयन किया जाता है, और वो जो सैम्पलिंग होती है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है हमारे पास, वो भी एक बड़ी संख्या में होती है। यहाँ हम बहुत कम संख्या में लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया, कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपने ले लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या कर दिया, समस्या का चयन कर लिया, परिभाषण कर लिया, सीमांकन कर लिया, फिर हमने कारकों का विश्लेषण कर लिया, फिर हमने एक परिकल्पना बनाई। परिकल्पना हम एक ही बनाएंगे। परिकल्पना क्यों बनाई जाती है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, इसका हम पूर्व में आपके इस चैनल पर वीडियो डाल चुके हैं। अभी हम बहुत संक्षेप में बात करते हैं कि परिकल्पना किसी भी अनुसंधान में, उस अनुसंधान में जो कार्य हो रहा है, जो समस्या हो रही है, उस पर जो कार्य किया जाएगा उसको दिशा देने के लिए बनाई जाती है। परिकल्पना बन गई तो हमें एक दिशा मिल गई कि हमें इस दिशा में कार्य करना है, इस स्तर पर कार्य करना है। फिर आप देखेंगे, इससे हम आगे बढ़ते हैं, फिर है क्रियात्मक परिकल्पना की रूपरेखा तैयार करना। जब हमने एक परिकल्पना का निर्माण किया है तो आप देखेंगे कि जब हमने परिकल्पना का निर्माण कर लिया है और हमें बात समझ में आ गई है कि हमें इस समस्या पर 3 चीज़ें क्लियर है हमारे पास में। हमारे पास समस्या का कथन है, हमने सीमांकन कर लिया है, उसे परिभाषित कर लिया है, कारक भी हमने देख लिए हैं, परिकल्पना बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे उसकी रूपरेखा जब तैयार होगी, हम रूपरेखा में देखेंगे कितना धन खर्च होगा, कितना समय लगेगा, कितना श्रम लगेगा, हमें कौन कौन से भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। हम रूपरेखा बनाते समय, यदि मैंने ये समस्या ली है तो मैं इन समस्या में कौन से टूल्स मतलब उपकरण, हम कौन से उपकरण से बच्चों से प्रश्न पूछ पाएंगे। तो आप देखेंगे हमने प्रश्नावली ले ली, साक्षात्कार ले सकते हैं, रेटिंग स्केल ले सकते हैं, चेकिंग लिस्ट ले सकते हैं, चेक लिस्ट होती है वो ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास विधियां हैं, टूल्स हैं जिनका हम उपयोग क्रियात्मक अनुसंधान में कर सकते हैं। प्रश्नावली क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है, इस पर हमने आपके इस भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा का जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर हमने पूर्व में वीडियो डाल रखा है कि प्रश्नावली क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है। आप उन पूर्व में डाले गए वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं।
प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है उसे प्रश्नावली कहते हैं। अपनी समस्या के को ध्यान में रखते हुए, उसके कारणों को ध्यान में रखते हुए, उसके कारकों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं जो हमें डाटा कलेक्शन में काम आती है। इसको हम मनोवैज्ञानिक भाषा में टूल बोलते हैं कि ये हमने इस उपकरण का इस्तेमाल किया अपनी समस्या के डाटा को इकट्ठा करने के लिए। फिर आप देखेंगे जब हमने प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से हमने देख लिया, धन, समय, श्रम, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सब कुछ हमने देख लिया, हमने टूल्स का इस्तेमाल कर लिया। जब हमारे पास डाटा आ जाता है, डाटा मतलब आंकड़े जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसको विश्लेषित करते हैं, फिर उसका संश्लेषण करते हैं। जब हम विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं तो जो सांख्यिकी होती है, जैसे मीन, मीडियम, मॉड, कोरिलेशन, टी, काय, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हम नहीं लगाते, मतलब बड़ी बड़ी सांख्यिकी विधियों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम बहुत सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं और जब हम उन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं तो जब उनसे प्राप्त जो परिणाम होते हैं फिर हम उनकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या विस्तृत रूप से की जाती है। तो ये अंतिम हमारा सोपान है, परिणाम का मूल्यांकन करना। जो भी परिणाम, जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आता है हम उसे मूल्यांकित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, व्यवहारिक सुझाव देते हैं, फिर हम आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं। फिर जो समस्या थी उसमें उन सुझावों को, जो परिणाम आया है, जो हमने सुझाव दिए हैं, जो हमारे सामने निष्कर्ष आए हैं, उनको हम उसे लागू करते हैं और उस प्रकार समस्या का समाधान हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, उसके गुणात्मक स्तर को अच्छा बनाने के लिए, स्थानीय विद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए, किसी विषय से संबंधित, शिक्षण से संबंधित, गृह कार्य से संबंधित, अनुशासन से संबंधित आदि समस्याओं को बहुत जल्दी से उनको खत्म करने के लिए या उनका समाधान के लिए या उनका कारण का पता लगाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी हमने चरणों की बात की है। इन्हीं चरणों को लिखते हुए आपको जो समस्या कथन दिया गया है उसको आपको विस्तार से लिखना है। यदि फिर भी अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने आपके लिए चैट शुरू कर रखी है आप उसमें भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, डाउट डाल सकते हैं। हम अपनी यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे दें। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं, उसके लिए स्थानीय महाविद्यालय आपका आभार प्रकट करता है और लगातार आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जिससे आपके लिए कौन कौन से चरण में कैसे कैसे लिखना है वो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ से हटती हूँ, आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें।